बच्चों हमारा अध्याय 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न जिससे हमारे ज्ञान में और वृद्धि हो जाए। बच्चों इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अभ्यास प्रश्न आप एक बार स्वयं हल करके देखें, उसके बाद यहाँ पे मिलान करें, आपको अच्छा भी लगेगा और जहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं उसका मिलान कर सकते हैं। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप पहले अपना अभ्यास प्रश्न खुद हल करेंगे, उसके बाद मेरे इस वीडियो पे आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं हमारे एनसीईआरटी बुक का। पहला क्वेश्चन है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, ध्यान देना यहाँ पे हमें ये कह रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसका ध्यान देना। क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा ना, सेंटीमीटर दिया हुआ है मीटर में बदलना पड़ेगा। दो छोटे आवेशित गोलों पे क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम और दूसरे पे 3 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है। दो गोले हैं, एक पे 2 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है और दूसरे गोले पे 3 × 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश है। हमें ये पता करना है उनके बीच का बल कितना होगा। जो भी दोनों कैसे हैं, धनात्मक हैं, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो हमें प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले हमें क्या करना होता है, ये देखना होता है क्या दिया गया है और फिर देखते हैं हम क्या पूछा गया है। तो यहाँ हम देखते हैं हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है दूरी r दे रखी है, q1 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है हमें, q2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास q1 ये रहा, q2 है, r जो 30 सेंटीमीटर है उसको हम क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितने का भाग देते हैं, 100 का। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 30 जो सेंटीमीटर है ना, उसमें मैं क्या करूँगा, 100 का भाग दे दूंगा। तो ये मेरा r आ जाएगा, 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो अपने पास जो r आ गया 3/10, क्या है अपने पास 3/10, और ये तो आप जानते ही हो बटे में 10 है, तो एक संख्या छोड़ के क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास r आ गया 0.3 मीटर। अब जब आपके पास q1 है, q2 है, r है, आप f का फॉर्मूला भी जानते हैं, कूलाम बल जानते हैं ना, f बराबर हम ये भी जानते हैं k q1 q2 बटे में r², जानते हैं अच्छी तरह। बस आपको क्या करना है, q1 का मान रखिए, q2 का मान रखिए, r का मान रखिए और k का मान आपको पता ही है 9 × 10⁹ होती है। तो यहाँ मैंने देखिए k का मान रख दिया 9 × 10⁹, q1 का 2 × 10⁻⁷ और q2 का 3 × 10⁻⁷। नीचे हमने ले रखा है 0.09, क्यों, r² कर रखा है मैंने, क्या कर रखा है, r² कर रखा है। r² का मतलब है 0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर। तो 0.3 का स्क्वायर कितना होगा, 0.09 होगा, राइट। ये अपने पास 0.09। बस इनको हल कर लो, इनको क्या करें, हल कर लें, काट के हल कर लें। 9 से 0.9 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और ये देखिए 7 और 7 14 माइनस के, और ये क्या है प्लस का 9, 9 - 14 5, और फिर इधर से हटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इसको हल करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। समझ गए बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 0.4 माइक्रो कूलाम। ध्यान देना यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइक्रो कूलाम का आवेश है। तो माइक्रो कूलाम को किस में बदलना पड़ेगा, मुझे कूलाम में बदलना पड़ेगा। किस में, कूलाम में बदलना पड़ेगा। तो ये अपने पास है 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेश गोले के कारण वायु में कितना बल लग रहा है, 0.2 न्यूटन बल लग रहा है। ठीक है, यदि दूसरे गोले पे 0.8 माइक्रो कूलाम, यहाँ पे भी क्या कर रखा है, माइक्रो कूलाम ही दिया हुआ है, यहाँ भी हमें क्या है, माइक्रो कूलाम ही दिया हुआ है। तो अब अपने को क्या चाहिए, दोनों गोले के बीच की कितनी दूरी है ये बतानी है, और दूसरे गोले पे पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। ठीक है, दोनों पार्ट बताने हैं। बी पार्ट आपके समझ में आ गया होगा, दोनों पे बल क्या होते हैं, बराबर लगते हैं, समान लगते हैं, लेकिन दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। तो इसका खास ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। बी पार्ट तो हो गया अपना, हो गया ना। ए पार्ट की बात करें तो ए में देखते हैं हमें q1 दिया हुआ है, जिसको हमने क्या किया, माइक्रो कूलाम की जगह 10⁻⁻6 ले लिया, कूलाम आ गया। q2 0.8 माइक्रो कूलाम है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0.8 × 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। F बल कितना है, बल क्या है अपने पास, दिया हुआ है आपको 0.2 न्यूटन। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ये हमें दिया गया है।
ये हमें क्या है, दिया गया है। हम जानते हैं एफ का सूत्र, अपने को क्या है, एफ का सूत्र पता है, के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको चाहिए क्या, आपको क्या पता करना है, मुझे ये पता करना है कितनी दूरी है, यानी मुझे क्या निकालना है, यहाँ से आर निकालना है। यहाँ से मुझे क्या करना है, आर निकालना है। तो एक बार मैं यूँ करूँ, इस आर स्क्वायर को इधर दे देता हूँ, एफ नीचे आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर मेरे पास आ गया के, अपने पास क्या आ गया, के Q1 Q2। ठीक है, के ये आ गया के Q1 Q2 बटे में कितना आएगा, एफ आएगा। बटे में क्या हो गया, एफ आ गया। तो ये मेरे पास आर स्क्वायर आ गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे आर चाहिए। क्या चाहिए, आर। तो चलिए अपन आर निकाल लेते हैं। आर स्क्वायर आया है तो आर के लिए क्या होगा, अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट लग गया। अब अपने पास ये सूत्र आ गया, आर बराबर आ गया अंडर रूट के Q1 Q2 बटे में कितना है, एफ। अब आपके पास सबकी वैल्यू है, के की वैल्यू है आपके पास कितना, 9 × 10 की घात 9। ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी है, तो 0.4 × 10 की घात -6। Q2 की वैल्यू कितनी है, तो 0.8 × 10 की घात -6। बल एफ की वैल्यू कितनी है, 0.2। बस इसको क्या करना है, आपको हल करना है। वर्गमूल वगैरह लेके हल करना आता है। इसको चाहे तो काट के भी हल कर सकते हैं। थोड़ा सा हल कर दूं, देखिए 0.2 को 0.8 से काटूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। 0.4 नहीं आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये 4 है, ये 0.4 है। मैं इसको भी 4 बनाना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, इसको भी 4 बनाना चाहता हूँ। तो इसको 4 बनाना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा, 4/10 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 4/10, या 4 × 10 की घात -1 भी लिख सकते हैं। सही सोच रहे हो आप, इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 4 × 10 की घात -1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए, आप 9 का वर्गमूल ले सकते हैं। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। और 4 इधर भी है और 4 ये भी है। 4 और 4 16 हो गए। 4 को 4 से गुणा किया, 16 हो गया। 16 का वर्गमूल लोगे कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 4 आएगा। ठीक है, अंदर देखें, घाते देखें, ये तो 10 की घात 9 है ना, और ये कितनी है, माइनस वाले देखो 6 और 6 12 1 13, कितनी हो गई, 13 घात तो माइनस की हो गई, 9 घात प्लस की हो गई। तो बचा क्या, माइनस का 4 बचा ना भाई। 13 तो प्लस की हो गई, 13 तो माइनस की हो गई, 9 प्लस का हो गया, तो माइनस का 4 बचा। 10 की घात -4 का वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, आधा कर देते हैं घात को, यानी 10 की घात कितना आएगा, -2 आएगा। तो ये आ गया आपके पास 4 × 12 × 10 की घात -2। ठीक है, किस में आएगा ये, मीटर में। चाहे तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 12 बटा कितना, 100 मीटर। और जब मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदलता हूँ तो किससे गुणा करना पड़ता है, मुझे 100 से गुणा करना पड़ता है। और 100 से गुणा करते ही आंसर कितना आ गया मेरे पास, इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर आ गई। इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो ये आर आ गया। ये पार्ट मैंने आपको समझा दिया था, आपने ये देख लिया था। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया के हिसाब से चलता है, विपरीत बल होता है, बराबर लगता है तो विपरीत बल लगेगा और समान लगेगा। जितना बल पहले लगा था उतना ही अब लगेगा, समान बल लगेगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न पे। चलिए, प्रश्न संख्या हम देखते हैं 3। यहाँ है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि E² बटे में GMe का मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, MP का मतलब है प्रोटॉन का द्रव्यमान। समझ गए बात को। यहाँ K क्या है, कूलाम नियतांक है, E इलेक्ट्रॉन है, G गुरुत्वीय नियतांक है, Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, MP प्रोटॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, चाहते क्या है, पता करना है अपने को कि विमाहीन है, ये सिद्ध करना है कि विमाहीन है। भौतिक नियतांकों को सारणी देख के इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, और यह अनुपात क्या बताता है वो भी बताना है। अनुपात का मान ज्ञात करना है, क्या बताता है वो भी बताना है। चलिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, विमा जांच करनी है। तो आपको ये विमाएँ थ्योरी क्लास जब अपन ने पढ़ी थी वहाँ बताई थी कि के की विमा निकली थी ml की घात 3, t की घात -4 और 1 की घात -2। आवेश की विमा निकली थी AT निकली थी ना, तो ये अपने पास आवेश की विमा आ गई AT। वहीं आपने एक उदाहरण करवाया था, उस उदाहरण में आपको गुरुत्वीय नियतांक की भी विमा निकाल के मैंने आपको बताई थी। तो गुरुत्वीय नियतांक की विमा निकली थी ये वाली, m की घात -1, l की घात 3 और t की घात -2। और किसकी विमा चाहिए आपको, चाहिए द्रव्यमान की विमा। द्रव्यमान मतलब
इनका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का। द्रव्यमान में m आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, तो m आएगा, m की घात 1 होगी, बाकी की घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, l की घात 0, t की घात 0, 1 की घात 0, है ना। तो ये आगे अपने पास इसकी विमा आ गई। अब अपने को क्या करना है, ये मान रख देने हैं। यहाँ पे सावधानी से मान रखिए, सबको काटोगे क्या देखोगे, सारी विमाएँ कट जाएगी। हम इनको काटेंगे, जैसे m की घात 1 है, ठीक है, और यहाँ देखिए m की घात 2 है और ये -1 है, 2 में से 1 गया, 1 बचा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, m कैंसिल कैंसिल। l की बात कीजिए, l देखो ऊपर 3 है और नीचे कितने हैं, नीचे भी 3 है, नीचे भी क्या है, 3 है ना, ऊपर भी l 3 है, नीचे भी l 3 है, ये भी कट जाएगा। अब कौन बचा, t। t को देखें, ये t स्क्वायर है और t की घात -4 है, तो t की घात -4 और t स्क्वायर बचा क्या, ऊपर t की घात -2 बचा और नीचे भी अपने पास क्या है, t की घात -2 है। कट गए ना सारे, कट रहे ना सब, तो ये सब के सब कट रहे हैं। यहाँ पे a की घात -2 है और ये a की घात क्या है, +2 है, ये भी कट गया। तो फाइनली सारे कट गए, हमारे पास विमा क्या बची, m0, l0, a0, t0, सब पे 0 मिली, ये विमा बची। इसको हम कहते हैं विमाहीन, यानी कोई विमा नहीं है, ठीक है। उस अनुपात का मान क्या था, विमाहीन था। समझ गए होंगे इस चीज़ को। वैसे डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो ये ke स्क्वायर क्या था, कुलाम्बीय बल था, 2 इलेक्ट्रॉन के मध्य कुलाम्बीय बल था ke स्क्वायर, यानी बल हो गया F। नीचे जी me क्या था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य गुरुत्वीय बल था। ऊपर भी बल है, नीचे भी बल है, बल की विमा ऊपर भी है, बल की विमा क्या है, नीचे भी है, तो वहाँ से भी कट जाएगा, तो वहाँ से भी हमें पता चल जाएगा ये क्या है, विमाहीन राशि है। समझिए बात को। अगर कंपटीशन एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि विमाहीन है या नहीं है, तो F वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। परीक्षा में 1 या 2 नंबर का आता है तो ये पूरा करके आएंगे, क्योंकि हमें मार्क्स भी तो चाहिए, हमें क्या चाहिए, मार्क्स भी तो चाहिए ना, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप करके आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमें ये मान रख के इसका अनुपात का मान ज्ञात करना है, कितना निकलेगा। तो देखिए आपको याद होगा k का मान होता है 9 × 10 की घात 9, ठीक है, 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। g का मान आपको पता ही है, ये 6.67 × 10 की घात -11। e इलेक्ट्रॉन का आवेश पता ही है, 1.6 × 10 की घात -19, अपन ने पूरे चैप्टर में बहुत जगह काम में भी लिया है। mp का मतलब है बच्चों, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10 की घात -27 किलोग्राम होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10 की घात 31 किलोग्राम, ठीक है। ये अपने को पता है, ये सारी चीज़ें अपने को पता है, इन सब के मान अपने को पता है, ठीक है। चलिए, जब आपको ये सारे वैल्यूज पता है तो आप ये मान क्या करें, यहाँ रख दें, ये सारे मान क्या करें, यहाँ रख दें। जब इन सब मानों को रखोगे, हल करोगे, ऐसा कैसा हमने एक एग्जाम्पल कर रखा था, तो वहाँ पे ये आएगा 2.27 × 10 की घात 39, तो ये इसका मान आ गया 2.27 × 10 की घात 39। तो ये क्या निष्कर्ष निकलता है, ये अनुपात प्रदर्शित करता है कि एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के मध्य जो विद्युत बल है, उसी दूरी पर स्थित होने पर इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुणा, 10 की घात 39 गुणा अधिक प्रबल होता है, ये प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। कर लेंगे आप इससे, ये रिजल्ट तो निकाल के आ ही सकते हैं, रिजल्ट निकाल के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये अपना कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आवेश क्वांटीकृत से संबंधित है, जिसको अपने थ्योरी क्लास में बहुत अच्छी तरह पढ़ा था ना, याद है। क्वांटीकरण का सिद्धांत पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो क्या होता है, पूर्ण गुणज में निकलते हैं। Q बराबर क्या था, याद कीजिए, ±NE था, छोटा मान Q बराबर E होता है। N का मान क्या होता है, पूर्णांक होता है, पॉइंटों में कभी भी नहीं आ सकता है, बताया था वहाँ पे आपको एक भी बात और बताई थी कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ निकलते हैं तो वो क्वांटीकृत ना होके क्या होते हैं, सतत होते हैं। ये चीज़ अपन ने वहाँ चर्चा की थी, चाहे तो आवेश के गुण को वापस से आप देख सकते हैं, वहाँ ये चीज़ आपको समझ में आएगा। यहाँ भी यही पूछ रहे हैं कि किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत, इस प्रकार से आपका क्या तात्पर्य है, तो बता दिया मैंने आपको तात्पर्य। सेकंड पार्ट पूछा है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे अगर एक साथ निकलते हैं तो क्या होता है, लगातार चलते हैं ना, और लगातार चलने से क्या होता है, उनके बीच में गैप नज़र नहीं आता और हमें लगता है कि वो सतत जा रहे हैं, हमें क्या लगता है, सतत जा रहे हैं। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं, वहाँ थ्योरी क्लास में भी मैंने आपको इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। चलिए फिर भी देख लें, लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं आप
कि इस कथन का आशय है कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, आवेश की क्वांटा E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के पूर्ण घनज के रूप में ही संभव है। यानी Q का मान क्या हो गया, Ne प्लस माइनस Ne, और N का मान क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलेगा। ठीक है, फिर है वृहत पैमाने पे अगर आवेश की मात्रा ली जाए तो जो क्वांटा ना E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इससे बहुत ज़्यादा आता है। वो मान क्या होता है, बहुत अधिक आता है, लगभग क्या होता है 10⁻13 गुना होता है। और इससे क्या होता है, एक साथ निकलते हैं तो हमें क्या होता है, सतत दिखाई देता है। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो आप अपनी भाषा में लिखें, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न 5 की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 5वां, पढ़िए। ये कह रहे हैं जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, एक्सपेरिमेंट किया था ना हमने, कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पे आवेश आता है। दोनों पे क्या होता है, दोनों आवेशित हो जाती है। इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। और भी थे ना, कंघी को हमने बालों से रब किया था, गुब्बारा है, गुब्बारा को बालों से रगड़ लो, है ना। अपने को क्या पूछना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि स्पष्ट कीजिए यह परीक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो पहले बच्चों आपको आवेश संरक्षण का नियम याद होना चाहिए। आपको बताया था आवेश क्या होता है, संरक्षित रहती है, ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है, वो आवेश था। आवेश कैसे आ रहा था, इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण करने से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पे क्या होता है, आवेश आता है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला और गया है। इसका मतलब तो ये हुआ, कांच की छड़ क्या थी, धनावेशित थी, तो कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला गया, रेशम के कपड़े में चला गया। तो इलेक्ट्रॉन तो बचा हुआ ही है ना, उसमें कम हो गया और इसमें क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो बैलेंस तो वही रहा। तो यही चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत है। तो ये चीज़ आप लिख के आ जाएंगे कि यह परिघटना बताती है कि आवेश का स्थानांतरण संभव है। आवेश का जो स्थानांतरण है संभव है परस्पर रगड़ने पर। रगड़ने वाला कौन सा, घर्षण द्वारा आवेशन विधि, है ना। एक वस्तु पे जितना धनात्मक आवेश आता है उतना ही ऋणात्मक आवेश दूसरी वस्तु पर आ जाता है या उत्पन्न हो जाता है, यानी दोनों पे क्या है, बैलेंस हो जाता है ना। तो कुल आवेश क्या होता है, हमेशा नियत रहता है। अतः आप कह सकते हैं आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और इसको क्या कहेंगे आप, आवेश संरक्षण नियम कहेंगे। क्लियर, बात आ गई होगी समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, छठे प्रश्न की ओर चलता हूँ। छठा प्रश्न देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है 4 बिंदु आवेश QA, ए बिंदु पे मान लीजिए आवेश कितना है, 2 माइक्रोकुलाम है, QB पे -5 माइक्रोकुलाम, और C बिंदु पे 2 माइक्रोकुलाम, और D बिंदु पे क्या है, -5 माइक्रोकुलाम है। 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है ABCD के शीर्षों पे रखे गए। ये जो आवेश से कहाँ रखे गए, ये मेरा वर्ग बना हुआ है, A पे 2 माइक्रोकुलाम, B पे -5 माइक्रोकुलाम, C पे 2 माइक्रोकुलाम, और D पे -5 माइक्रोकुलाम है। इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा दे रखी है मुझे 10 सेंटीमीटर। कितनी भुजा दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। वर्ग के केंद्र पे एक माइक्रोकुलाम आवेश रखने पर, यहाँ पे जो केंद्र ना, केंद्र ये होता है कि इसके जो विकर्ण काटते हैं एक दूसरे को, दोनों विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को जहाँ काटते हैं वो केंद्र होता है। आपको वर्ग में ये भी ध्यान है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है, और ये जो काटेंगे ये दूरियाँ भी क्या आएंगी, अपनी बराबर आएंगी। ये दूरियाँ क्या होंगी, बराबर आएंगी। कितनी आएंगी भी निकालेंगे। पूछ क्या रहे हैं, इस पे लगने वाला बल कितना है ये बता दीजिए, इस पे लगने वाला बल कितना है। तो देखो जनरली अगर आप देखना चाहते, मैंने कहा दोनों दूरियां क्या होती है, बराबर आती है ना। कहने का मतलब ये है, ये दूरियां क्या होती है, OA और OC बराबर है OB और OD के। ठीक है, ये दूरियां क्या है, बराबर है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है F1 F3 F2 F4 इस तरह बना रखा है। अब F1 की बात करूँ, यहाँ पे गौर से देखना, F1 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 माइक्रोकुलाम आवेश लग रहा है। किधर, 2 माइक्रोकुलाम क्या है, इधर लग रहा है। इधर की ओर कितना है, 2 माइक्रोकुलाम है, और इधर की ओर कितना है, इधर भी 2 माइक्रोकुलाम है। समान आवेश है, समान दूरी के लिए विपरीत दिशा में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 0 आ गया ना। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास कि F1 और F3 का मान क्या आएगा, 0 आएगा। समझ गए क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, बराबर तो हैं, विपरीत दिशा में।
ऐसा कैसे इधर है, F2 और F4 की बात कर लो, ये तो अपना F2 है और ये अपना क्या है, F4 है, बराबर दूरी पे, और आवेश कितने हैं, परिमाण में समान है, -5 माइक्रोकुलाम। यहाँ भी क्या लग रहा है, -5 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ पे भी क्या है, बल बराबर आ रहा है, दोनों विपरीत दिशा में, ये भी क्या होगा, कट जाएगा, तो ये भी कट गया अपने पास, यानी F2 और F4 जोड़ूंगा तो इसका मान भी क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो इस बिंदु पे जो कुल बल लगेगा मेरा F जो लगेगा उस सबके योग के बराबर था, F1, F2, F3 और F4 के बराबर। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है 10 सेंटीमीटर का या 20 सेंटीमीटर का, वर्ग है, उससे पता चल जाएगा। समझ गए बात को। तो इस तरह निकाल सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, इस तरह निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सारा बल क्या होगा, परिणामी जो बल आएगा वो कितना होगा, 0 होगा। अगर फिर भी आप पूरा और डिटेल निकालना चाहते हैं कि इनका हम विकर्ण का मान निकालें फिर ज्ञात करें, तो उससे भी कर सकते हो, हम उससे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इसका मान निकालना चाहते हैं तो a/√2 होता है। कितना होता है, a/√2 होता है। देखो कैसे होता है a/√2 करें। अपने पास जो वर्ग था, ये अपने पास वर्ग है, वर्ग की भुजा क्या ले रखी है आपने, a ले रखी है। ये मैंने a भुजा ले ली, ये 90 डिग्री का होता है, पता ही है। पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हो कि ये कर्ण निकलेगा, कर्ण क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास √2a²। किसका, ये मान ले AB है और ये C है, तो मेरे पास किसका आ गया, AC का मान आ गया √2a²। मैंने बताया कि ये जो काट रहे हैं इनका जो मध्य बिंदु होता है वो क्या करता है, दोनों को बराबर दूरी पे बांटता है। तो यानी जो AO निकलेगा वो क्या होगा, AC का आधा होगा। AC का क्या होगा, आधा होगा। इसका मैं आधा करूँ यानी √2a/2 करूँ, a² का वर्गमूल करूँगा, a आएगा। तो √2/2 करूँगा, कितना होगा, √2 को 2 से काटूंगा, क्या आएगा, √2 नीचे आएगा ना, राइट। ये बात याद होना चाहिए। ये नीचे आ गया, a/√2 आ गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने आपको a/√2 बता रखा है और a का मान 10 होता है, दे रखा है। तो 10 ले लिया, उसको हल कर लिया तो 5/√2 आ गया। समझ गए बात को। तो ये अपने पास 5/√2 हैं। बाकी वो की वही चीज़ें हैं जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई, उससे मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या हम देख रहे हैं 7वां है। ये कह रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है। सतत का मतलब लगातार, कंटिन्यूस चलने वाला वक्र है ना। कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों, बताइए क्यों। देखिए जो क्षेत्र रेखा होती है, विद्युत बल रेखा होती है, वो किसके कारण होता है, हम क्या कर रहे थे, परीक्षण धनावेश ला रहे थे ना, उसकी वजह से तो होता है। जब परीक्षण धनावेश पे बल लगता है तो वो क्या होता है, चलने लग जाता है। और वो चलता है तो वो उछल के नहीं जाता कभी भी। ऐसा नहीं कि यहाँ से उछला फ्री हो गया, ऐसा नहीं। वो क्या होता है, बिल्कुल सतत चलता है। वो बिल्कुल क्या होता है, सतत चलता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, सतत होती है। समझ गए बात को। तो ये चीज़ लिख देंगे कि चूंकि विद्युत बल रेखा परीक्षण धनावेश के पथ को व्यक्त करती है, ताकि अपने को क्या हो, क्लियर हो जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि विद्युत बल रेखा होती क्या चीज़ है, ठीक है। आगे लिखेंगे कि एक गतिशील परीक्षण धनावेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर कूद कर नहीं जाता। कैसा जाता है, वरन उसकी गति क्या होती है, सतत होती है, कंटिन्यूस होती है। अतः बल रेखा भी क्या होगी, सतत होगी। समझ गए बात, सतत होगी, कंटिन्यूस होगी, लगातार चलती है। इसलिए आपको बल रेखाएं दिखाई भी थी, आपको लगातार चलती हुई दिखाई थी मैंने। ऐसा थोड़ी तो टूटी हुई बल रेखाएं दिखाई थी, नहीं दिखाई थी ना हमने, याद है। चलिए फिर इसका बी पार्ट क्या चाहते हैं, ये बी पार्ट पूछ रहे हैं कि स्पष्ट कीजिए दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। आपको मैंने वहाँ ये भी बताया था कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं, अगर उसके किसी एक बिंदु पे स्पर्श रेखा निकालोगे तो वो स्पर्श रेखा क्या करती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है उस बिंदु पे। तो जब विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाएगी तो जिस बिंदु पे ये प्रतिच्छेद करती है वहाँ पे हम क्या करें, अगर स्पर्श रेखा खींचें, वहाँ पे हम क्या करें, स्पर्श रेखा खींचें, तो अपने पास दो स्पर्श रेखाएं आएंगी, एक ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, दोनों को अलग अलग आएगी ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ही बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, दो दिशा हो गई। ऐसा संभव है क्या, ऐसा संभव नहीं है। एक बिंदु की विद्युत क्षेत्र की दिशा या तीव्रता की दिशा क्या होती है, यूनिक होती है, अद्वितीय होती है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे।
प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दो बिंदु आवेश क्यू ए कितना है 3 माइक्रोकुलाम है, क्यू बी माइनस का 3 माइक्रोकुलाम है, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। दो समान आवेश हैं परिमाण में और 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। कैसा होगा? डाइपोल होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, द्विध्रुव होगा। ये कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना है। जो दोनों को मिला रहे हैं ना, उसके मध्य बिंदु पे विद्युत क्षेत्र अपने को पता करना है कितना है। तो पहले ए पार्ट पता कर लेते हैं, उसके बाद बी पार्ट पे भी जाते हैं, फिर पढ़ लेंगे हम। यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्यू ए 3 माइक्रोकुलाम, समझ में आ गया होगा। इसको क्या करें, 10 की घात -6 से गुणा करके कुलाम में ले आएंगे। ऐसे ही क्यू बी भी ये हो जाएगा -3 इंटू 10 की घात -6 कुलाम। क्लियर? यहाँ से ओ से आवेश की दूरी कितनी हो जाएगी बताइए? आर बराबर कितनी है? 10 सेंटीमीटर। आर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अपने पास ये दूरी कितनी है टोटल दूरी आपके पास 20 सेंटीमीटर है ना। और अपने को आधा आधा करना है, ये प्लस क्यों और ये माइनस क्यों, तो आधा आधा करना है। तो ओ से इधर से भी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर और इधर से भी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। इस 10 सेंटीमीटर को क्या करूँगा मैं? मीटर में कन्वर्ट करूँगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने का भाग दूंगा? 100 का। 100 का भाग दो या 10 की घात -2 से गुणा करो। इसलिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के आपको समझाने के लिए 10 की घात -2 से गुणा कर रखा है। हाँ बिल्कुल, अपन जानते हैं कि अगर मैं 10 इंटू 10 की घात -2 को गुणा करूँगा तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा? 10 की घात -1 आएगा। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को? चलिए अब अपने को क्या करना है, ये चित्र बना देना है। चित्र बना लोगे आप। अब अपने को E1 निकालना है। E1 यानी क्या? E1 किसे कहें? इस आवेश QA के कारण विद्युत क्षेत्र E1 निकालना है। इसकी दिशा कैसी होगी? धनात्मक है ना, तो उधर जाती हुई, और ऋणात्मक होगी इधर आती हुई। तो E1 निकाल लिया। E1 निकाल लिया, अपन ने मान रख देंगे जो भी आएगा। मान रखने के बाद ये निकलेगा E1 आपका 2.7 इंटू 10 की घात 6। क्लियर? E1 के बाद क्या करें आप? E2 निकाल लें। E2 भी क्या होगा? वही निकलेगा। E2 भी क्या होगा? सेम निकलेगा। आवेश बराबर है, दूरी बराबर है, तो समान निकलना चाहिए। अब दोनों की दिशाएं देखिए कैसी है। अब अपने को क्या करना है? दोनों की दिशाएं देखनी है कैसी है। तो देखिए दोनों की सेम दिशा है, एक ही दिशा में जा रहा है ना। E1 E2 एक ही तरफ जा रहा है। जब E1 E2 दोनों की दिशा सेम है तो परिणामी जो निकलेगा वो क्या होगा? जोड़ने पे प्राप्त होगा। तो हम यहाँ जोड़ देंगे, और जब उन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 5.4 इंटू 10 की घात 6 न्यूटन पर कुलाम। दिशा कौन सी होगी? तो चित्र में दिख रही है आपको दिशा, ये होगी। किधर से? QA से QB की तरफ, या फिर आप कह सकते हैं O से B की तरफ, या आप कह सकते हैं A से B की तरफ। तो कैसे भी बोल सकते हैं। समझ गए बात को? क्लियर? यहाँ तक A से B की ओर इसकी दिशा हो जाएगी। चलिए देखते हैं हम इसका B पार्ट क्या है। इसका हम क्या करें? B पार्ट देखें। B पार्ट में क्या पूछा है? तो देखिए आपसे B पार्ट में ये पूछा हुआ है कि यदि 1.5 इंटू 10 की घात -9 कुलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितना बल अनुभव करेगा? कितना? 1.5 इंटू 10 की घात -9 कुलाम का परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण इस बिंदु पे रखा जाए। कौन से बिंदु पे है? जिस बिंदु पे आप ज्ञात कर रहे थे, O पे। तो देखें क्या होता है। तो अपन क्या करें? Q0 ले लेते हैं, परीक्षण आवेश को Q0 बोलते हो। तो Q0 लिख लिया हमने, माइनस का 1.5 इंटू 10 की घात -9 कुलाम। ठीक है। F निकालिए। आपको क्या करना है? F निकालना है। F आप जानते हैं क्या होता है? Q0E। ठीक है। Q का मान रख दीजिए, ये रहा, और E का मान रख देंगे। E का मान ये रहा 54 इंटू 10 की घात 5। ठीक है। कहाँ से आया? यहाँ से। ये 5.4 इंटू 10 की घात 6 है ना। इसको आप यूँ भी तो लिख सकते हैं 54 इंटू 10 की घात 5। एक पॉइंट उधर दे दिया तो लिख सकते हैं ना। ये अपने पास E का मान आ गया। इस E के मान को हमने क्या किया? यहाँ रख लिया, और इसको हल कर लो। इसको हल करते हैं आंसर आ जाएगा आपके पास 8.1 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन। दिशा आपकी वही हो जाएगी O से A की ओर। ठीक है। क्यों? माइनस दिखा रहा है ना, इसलिए O से क्या हो जाएगा? A की ओर इसकी दिशा हो जाएगी। ठीक है। समझ गए होंगे बात को? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखिए पढ़िए आप। यहाँ कह रहा है किसी निकाय में 2 आवेश हैं। कोई निकाय है, वहाँ पे 2 आवेश हैं। पहला आवेश है QA 2.5 इंटू 10 की घात -7 कुलाम, और दूसरा है -2.5, यानी क्या है? डाइपोल है ये। भाई परिमाण में बराबर है तो ये क्या हो गए? डाइपोल हो गए, द्विध्रुव है ना।
दो बिंदुओं पे रखे हुए, बिंदु देखना क्या है, 0 0 -15 सेंटीमीटर, बी है 0 0 +15 सेंटीमीटर। कहाँ रखे हैं, x का मान 0 आ रहा है, y का मान 0 आ रहा है, z का आ रहा है, इसका मतलब कहाँ है ये, z अक्ष पे ही तो रखे हुए हैं। z अक्ष पे x और y के मान 0 होते हैं, तो दोनों क्या हैं, z अक्ष पर रखे हुए हैं। हमें पता करना है निकाय का कुल आवेश कितना होगा, और क्या पता करना है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान पता करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान पता करना है। तो देखिए क्या क्या दे रखा है आपको, अपने को आवेश दे रखा है QA और QB दे रखा है। ठीक है, दूरी निकालनी है अपने को। दूरी कैसे निकालोगे, ये देख लीजिए, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। यहाँ देखो एक छोटा सा समझ लो इसको, ये तो मूल बिंदु ले लिया है ना, ये हो गया 0 0 और ऊपर 15, और नीचे आ गया अपने पास 0 0 और -15। तो ये देखिए दूरी कितनी होगी, आपको पता है ये 15 का मतलब ये दूरी तो कितनी हो गई, 15 हो गई, और ये दूरी भी कितनी हो गई, 15 हो गई। यानी इनके बीच की जो कुल दूरी है वो कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। कुल दूरी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम बात करें निकाय का कुल आवेश कितना है। निकाय में कुल आवेश कितना है, कोई निकाय है, कुल आवेश कितना, एक प्लस का एक माइनस का है, बराबर है, इसलिए कुल आवेश कितना है वहाँ पे 0 है। तो निकाय का कुल आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये तो बात खत्म हुई, क्लियर, कि निकाय में कुल आवेश कितना है, तो 0 है ना। अब मुझे क्या करना है, आघूर्ण निकालना है। आघूर्ण निकालने के लिए देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं, आघूर्ण के लिए अपन ने क्या किया, दूरी ले ली। तो आघूर्ण के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए, आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र आप जानते हो, आवेश और बीच की दूरी होती है, आवेश और बीच की दूरी होती है। तो अभी मैंने आपके सामने बीच की दूरी निकाल दी, और बीच की दूरी कितनी निकाली अपन ने, हमने बीच की जो दूरी निकाली वो निकाली है, d बराबर निकाल देता हूँ वापस आपको, 30 सेंटीमीटर निकाली थी मैंने, 30 सेंटीमीटर। और 30 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में बदलता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा, और इसको मैंने यूँ लिख रखा है 30 × 10⁻² मीटर। ये मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, ये d लिख रखा है, ये क्या है, d है, ध्यान रखना। और Q का मान ये दे रखा है, Q ये अपने पास 2.5 × 10⁻⁷। बस इसको सरल कर लो, 25 × 75, और 2 हो गया, 9 हो गया, पॉइंट हटा देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7.5 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। ठीक है, ये आपका आ गया क्या, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, दिशा जानते हो किधर से किधर होती है, याद है ना, -Q से +Q की ओर होती है। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 10वें प्रश्न की ओर जा रहे हैं। देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने डिग्री पर संरेखित कर रहा है, वो 30 डिग्री पर कर रहा है। ठीक है, उसको 30 डिग्री पे संरेखित किया जा रहा है। द्विध्रुव पे कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण की परिकलन कीजिए। ठीक है, आपको क्या दिया गया, आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया गया, यानी P का मान मुझे दिया गया है, तो ये मैंने P का मान लिख लिया, 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ये मेरे पास विद्युत द्विध्रुव का ये रखा हुआ है 5 × 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स में। तो ये मेरे पास क्या दिया हुआ है, विद्युत द्विध्रुव का दिया हुआ है, E दे रखा है अपने पास, है ना। और क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। पूछा क्या है मुझसे, तो मुझसे पूछा है बल आघूर्ण। मुझसे क्या पूछा है, बल आघूर्ण। मैं जानता हूँ अच्छी तरह कि बल आघूर्ण का सूत्र ये होता है, ये होता है टो बराबर P × C था, PE sin थीटा, है ना। बस काम खत्म आपका। P का मान रख दीजिए, P का मान है 4 × 10⁻⁹। E का मान रख दो, E है 5 × 10⁴ और sin 30। और आपको अच्छी तरह पता है sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो उसका मान रख देंगे। तो आपके पास फाइनली जो टो आएगा वो ये आ जाएगा 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, दिशा बताना चाहे तो दिशा आप जानते हैं कि बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के लंबवत होती है, दोनों की क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो बच्चों अभी अपन ने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चनों को देखा। ठीक है, आज की कक्षा में हम इतना ही देखेंगे, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय रहे।